हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। यूपी टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सीडीपी को पूरा कवर कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है विधियां। वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है ये विधि किसने दी है, इस विधि के प्रवर्तक कौन है। इस तरीके के शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हम लोग पूरा कवर करेंगे, इसी क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको भी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बिना समय गंवाए, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, ये मैं भी समझ रहा हूं। तो चलिए शिक्षण के उद्देश्य से शुरू करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के उद्देश्य। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है प्रॉपर? चलिए, आई थिंक सब कुछ विजिबल है। तो आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, हर्बर्ट। ठीक है, आप हर्बर्ट याद रखो। इसमें जो लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं ना, शिक्षक टीचिंग के भी बहुत सारे स्तर होते हैं, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है। तो जो स्मृति स्तर होता है, जिसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोला जाता है, उसके प्रतिपादक हर्बर्ट थे। और अब पूछा जा सकता है सबसे निम्नतर स्तर कौन सा होता है, तो शिक्षण का सबसे निम्नतर स्तर यही माना जाता है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी स्मृति स्तर को शिक्षण स्तर का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। ये याद रखना है आपको। इसमें किस पे जोर दिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें रटने पे जोर दिया जाता है। किस पे जोर दिया जाता है? रटने पे। सीधे सवाल आएगा किस पे जोर दिया जाता है, आपको रटने पे जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये स्मृति स्तर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको ज्ञान मिल जाए और तथ्य याद हो जाए। पहाड़ा याद हो गया, टेबल जिनको हमको बोलते हैं ना, टेबल्स याद हो गई, या कोई मीनिंग याद हो गई, कोई कहानी याद हो गई, कविता याद हो गई, इस तरीके से। और ये जैसे काखा का ABCD वाला सीन होता है, छोटी कक्षाओं के लिए मानी जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था, ये शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक यानी टीचर सेंटर में होता है। इसमें जैसे पहाड़ याद करा रहा है, गिनती याद करा रहा है, वर्णमाला याद करा रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई इसमें टफ तो नहीं, बहुत सिंपल चीज है। अगला देखते हैं कौन सा स्तर है। स्मृति स्तर वाली चीज हमको क्लियर हो गई। अच्छा, स्मृति स्तर में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है अधिगम, यानी बच्चा सीखता है, फिर उसको मन में रखेगा। पहले सीखेगा, पहले देखा उसने, समझा, सीखा, फिर मन में रखेगा, फिर बार बार दोहराएगा, उसको रटने का प्रयास करेगा, फिर उसके बाद वो पहचानने का प्रयास करता है। तो ये एक क्रम होता है, यानी अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण, फिर पहचान। ठीक है, अब यहीं पे हर्बर्ट ने एक प्रणाली दी थी, उस प्रणाली का नाम था हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। तो आपसे सीधे सवाल आएगा, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? तो हर्बर्ट माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो इसमें 5 कौन कौन से चरण होते हैं? एक होती है प्रस्तावना, एक होता है प्रस्तुतिकरण, एक होता है तुलना संबंध, एक होता है सामान्यीकरण, एक होता है अनुप्रयोग। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल लोड मत लेना, बस सिंपल सा। जो प्रस्तावना में क्या होता है, प्रस्तावना में पूरे के पूरे टॉपिक का परिचय दिया। जैसे कोई टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे के पूरे उस टॉपिक का क्या दूंगा? परिचय। तो यही होता है प्रस्तावना में। ठीक है, क्लियर है? प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? पूर्व ज्ञान और शिक्षण सामग्री, यानी जो पहले सिखा चुके हो और जो आपकी आज सिखाने की जो भी चीजें हैं, उनके माध्यम से नया ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, यानी प्रस्तुतिकरण हो रहा है। फिर तुलना, यानी नई जानकारी को वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाया जाएगा, ये होता है तुलना। सामान्यीकरण में क्या होता है? तथ्यों की, फैक्ट्स के बेसिस पे एक रिजल्ट निकाला जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई फैक्ट्स बताया जाएगा, उसके बेस पे निष्कर्ष निकल के आएगा। कोई एक ऐसा समझ लो कि आपको ये बताएगा कि यार इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, फिर सीखे गए ज्ञान को यूज करने के लिए बोला जाता है कि इसको आप नए अपने जीवन में उपयोग में लेके आओ, व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लेके आया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सब कुछ क्लियरली दिख रहा है ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है ना? ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी एक होता है बोध स्तर। बोध स्तर किसने दिया है? सिंपल याद रखना है, मॉरिसन ने दिया। सिंपल सीधे पूछा जाएगा कि बोध स्तर के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो मॉरिसस माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्मृति स्तर से एक लेवल ऊपर की बात होती है। ठीक है, स्मृति स्तर से ऊंचे की बात होती है। इसमें रटने पे जोर नहीं दिया जाता, इसमें समझने पे जोर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, किस पे जोर दिया जाता है? समझने पे। बोध स्तर में किस में जोर दिया जाता है? समझने पे जोर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो इस बोध स्तर का उद्देश्य क्या होता है? सिंपल सा उद्देश्य होता है अवधारणाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, उन पे विचार विमर्श करना, यानी चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझने पे जोर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार नियम और सिद्धांत इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनका यूज हो सके। यहाँ पे
बोध स्तर में जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप उसको अपने जीवन में यूज कर सको। सिंपल है, एकदम मस्ती से चलो, सिंपल तरीके से समझते चलो, लोड मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार ये, और ये बहुत हल्के में समझी जा सकती हैं, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। तो यहां पे देखो बोध स्तर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मॉरिसन ने ना 5 चरण दिए हैं। कौन कौन से चरण दिए हैं कि बच्चा पहले एक्सप्लोर करता है, पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है बच्चे के, ठीक है, बच्चे के पास पहले कौन सा नॉलेज है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर टॉपिक को समझाया जाएगा, फिर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा सीखता है, और पहले देखो, पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ा, फिर उसको नया ज्ञान दिया, अब नए ज्ञान को बच्चा एसिमिलेट करेगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, परेशान होने की बात नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे क्लास देखो जाके। बच्चा एसिमिलेट करता है, और एसिमिलेट करने के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी बच्चे को नया जो ज्ञान मिला है उसको ऑर्गेनाइज करता है, पहले वाले ज्ञान को, नए वाले ज्ञान को आपस में एसिमिलेट करके ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है, फिर उसके बारे में अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त करता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, मैं इसलिए स्लाइड से पढ़ाता हूं ताकि यहां पे विजुअल्स दिखते जाएं और चीजें याद होती जाएं। मैंने पूरा सीडीपी बैच चलाने की बात करी थी, टेस्ट भी दे दिए हैं, आज फिर इस क्लास के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। आप क्लास पढ़ते रहो केवल मेरे साथ, बस देखना जिस दिन एग्जाम होगा, बहुत सब कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने इन क्लासेस में कवर करी हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखो ध्यान से, एक स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, उसके बाद एक स्तर आता है जिसको बोला जाता है चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, मॉरिस पी हंट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सीधे पूछा जाएगा चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो मॉरिस पी हंट। ये शिक्षण का उच्चतम हाईएस्ट लेवल माना जाता है, हाईएस्ट लेवल। इसमें पता क्या होता है, इसमें ना रटने पे जोर दिया जाता है ना समझने पे, इन सबके ऊपर स्थिति आ चुकी होती है समस्या समाधान, शोध, उच्च स्तरीय चिंतन, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करते हो। देखो जब आपको चीजें याद होती हैं, याद होने के बाद जब चीजें आप समझना शुरू करते हो, समझने के बाद ये स्तर आता है चिंतन का, क्योंकि जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आप उस बारे में किसी भी तरीके से विचार विमर्श कर ही नहीं पाओगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द चिंतन स्तर। यानी चिंतन स्तर के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो जो पीछे के पढ़ के आए ना, मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकल लेकर जाना चाहता हूं कि जो दो पीछे के पढ़ के, ये जरूरी होते हैं यार। जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप चिंतन नहीं कर पाओगे किसी के बारे में, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, शोध करते हैं वगैरह वगैरह, रिसर्च करते हैं और संकल्पनाओं को नया निर्माण कर रहे होते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उनको नए अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं और इनमें मानसिक शक्तियों का बहुत विकास होता है कहीं ना कहीं। सिंपल सी चीज है। अब चिंतन प्रक्रिया के उदाहरण देखो, जैसे बच्चा सबसे पहले प्रॉब्लम समझेगा, यार प्रॉब्लम यह है कि टेट का एग्जाम आ रहा है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, एक प्रॉब्लम आ गई। अब वो जानकारी एकत्र करेगा यार टेट के लिए कहाँ से पढ़ें, ऐसा मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन निकालने का बात कर रहा है। फिर उसको 2-3 सॉल्यूशन मिलते हैं कि यार इनमें से कहाँ से पढ़ना चाहिए, मुझे इस चैनल से पढ़ना चाहिए, ऐसा वो विश्लेषण कर रहा है। फिर उसके बाद तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा यार इन्होंने पूरा पढ़ाया है, इन्होंने छोटे छोटे वीडियोज बनाए, पूरा वाला पढ़ लेते हैं यार, एक बार में पूरा कवर हो जाएगा, और नए ज्ञान का प्रयोग एवं समाधान प्रस्तुत खुद ही करता है, ठीक है। ये चीज ऐसे, ये चिंतन स्तर इस तरीके से काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया? देखो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत आसानी से ऐसी तेजी से हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेंगे ताकि बिना समय, ज्यादा समय ना लगे, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, है ना। क्लासेस कंप्लीट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल जाए। मैं क्लासेस में ज्यादा बातें करूंगा तो शायद क्लास कम पढ़ा पाऊंगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चिंतन स्तर हम लोगों ने देख लिया है, चिंतन स्तर हंट, अच्छा हाँ, जैसे चिंतन स्तर हंट ने दिया तो इन्होंने भी कुछ चरण बताए थे। पहले होता है समस्या की पहचान करना, पहला चरण आता है। दूसरा चरण आता है संकल्पना का निर्माण करना, यानी कौन से एक अपने मन में एक परिकल्पना बनाना। फिर आता है आंकड़े संग्रह करना, फिर होता है उसका परीक्षण और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, यानी उसी में ब्लूम टैक्सोनॉमी एक शब्द आता है जो ब्लूम ने दिया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, बेंजामिन ब्लूम माने जाते हैं, और इन्होंने 1956 में दिया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही आप ब्लूम ना याद रखना, बेंजामिन ब्लूम उनका पूरा नाम था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सीधे एग्जाम में लिख के आएगी कि अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक किसकी है, तो बेंजामिन ब्लूम की है।
इन्होंने ये टैक्सोनॉमी क्यों दी थी? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकें। यानी अगर टीचिंग है, अगर कोई टीचर है जो छोटे बच्चे को सिखा रहा है या किसी को भी सिखा रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, कैप 3H, यानी कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। कैप से याद रखो कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। उसके बाद 3H याद रखना है, हेड, हार्ट, हैंड। ऐसे समझते हैं। कॉग्निटिव में बच्चा जानता है, समझता है चीजों को। इफेक्टिव में क्या आता है? भावनाएं इफेक्टिव, इफेक्ट कर रही हैं उसको, रुचियां, उसका उत्साह। साइकोमोटर में क्या आता है? क्रिया करना, ऐसी क्रिया जो गतिविधियों को संचालित करे। ठीक है, 3H में क्या आता है? हेड, हार्ट, हैंड। संपूर्ण विकास हो रहा होता है। इसको भी हम लोग आगे भी समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सिंपल, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है यहाँ पे, इन्होंने बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में कैप 3H याद है? तो कैप में जो कीसी है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन, तो कॉग्निटिव डोमेन के प्रतिपादक भी बेंजामिन ब्लूम माने जाते हैं। आपको याद रखना है, कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है, तो आप ये भी याद रखोगे। ठीक है, अब इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन का संबंध मस्तिष्क से होने के पीछे के कुछ मुख्य आधार बताए हैं, जैसे ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। ठीक है, अब ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है, तो कॉग्निटिव डोमेन के कुछ लेवल हैं, रटने नहीं है, बहुत समझदारी से आप समझ जाओगे। देखो ध्यान से, पहला लेवल आता है ज्ञान का, यानी बच्चा जो होता है वो तथ्यों को, सूचनाओं को याद रखता है। फिर आता है बोध का, यानी बच्चा क्या करता है? समझना शुरू करता है। फिर आता है अनुप्रयोग, बच्चा इसमें क्या करता है? नई परिस्थितियों को प्रयोग कर रहा होता है। मतलब क्या कहता है, बच्चे के पास पूर्व ज्ञान है, बच्चे पूर्व ज्ञान का यूज नई परिस्थितियों में कर रहा होता है। ये स्तर कौन सा होता है? अनुप्रयोग का। फिर आता है विश्लेषण का, एनालिसिस में। इसमें क्या होता है? तथ्यों और भागों, तथ्यों को तोड़ेगा, उसके भागों में विभाजित करके संबंधों को समझने का प्रयास करेगा, क्या आपस में रिलेशन क्या बिल्ड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस का, संश्लेषण का, यानी बच्चा विभिन्न भागों को जोड़ के एक निष्कर्ष बनाता है। बच्चा ने पहले कुछ सीखा है, उसको ज्ञान मिला, उसको सीखना, एनालाइज करते तक आया। सिंथेसिस में क्या कर रहा है? सिंथेसिस में उसने विभिन्न भागों को जोड़ा और एक निष्कर्ष निकाला। यानी बच्चे ने शुरू कहां से किया था? देखो, बच्चे ने नॉलेज से शुरू किया, पहले उसको ज्ञान मिला, फिर उसने बोध किया, समझा, फिर उसको यूज किया, यूज करने के बाद एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद सिंथेसाइज कर पा रहा है बहुत आसानी से। फिर उसके बाद इवेल्युएशन आता है, यानी किसी विचार, नियम, सूचना का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो ये होता है कॉग्निटिव डोमेन। यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कैप और 3H पढ़ा ना, कैप यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, हैंड, और 3H में हेड, हैंड, हार्ट, पूरा है ना। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ये आप भूलना नहीं, हेड, हार्ट, हैंड, आपको ये भूलना नहीं है। फिर इसमें भी कॉग्निटिव डोमेन हम लोगों ने देखा है। देखो अब आगे देखते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी का आगे फिर संशोधन भी किया गया 2001 में। होता क्या है, एक एंडरसन और डेविड क्रैथवोल नाम के संशोधक हुए हैं, इन्होंने एक नया ऑर्डर दिया। इन्होंने क्या किया? बच्चा ऐसे नहीं करता है, इन्होंने क्या बोला था? देखो, इन्होंने बच्चे के लिए कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा ऑर्डर दिया? ये ऑर्डर दिया कि बच्चे के पास पहले ज्ञान आएगा, फिर बोध होगा, फिर उसका एप्लीकेशन होगा, फिर एनालाइज होगा, फिर सिंथेसाइज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है। जो दो लोग संशोधित करने आए, उन्होंने क्या कहा कि बच्चे का नया एक ऑर्डर होता है। उन्होंने कहा बच्चा पहले याद करेगा, पहले स्मरण करेगा, रिमेंबर करेगा। बोले ठीक है। फिर उसके बाद बोले अंडरस्टैंड करेगा, जब याद हो जाएगा ना तब समझेगा चीजों को, तभी समझना शुरू किया। जब याद हो जाएगा, समझ जाएगा, तब बच्चा यूज करना सीखेगा। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा यार बच्चा देखो, जो है छोटा बच्चा है, वो पहले याद करेगा, फिर समझेगा, फिर उसके बाद यूज करेगा। बोले ठीक है। जब वो यूज करना सीख जाएगा तब उसका एनालाइज करना सीख पाएगा, यानी तथ्यों को विभाजित करके समझ पाएगा। बोले ये भी ठीक है, समझ में आ गया। बोले ये सब छोड़ो, इसके बाद मूल्यांकन आता है, फिर उसके बाद क्रिएशन होता है। उन्होंने ये 6 स्तर दिए कि नियम, सूचना का निर्धारण करेगा, फिर नए निष्कर्ष बनाएगा। ये चीजें यहां से नया क्रिएशन देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी संशोधित वर्गीकरण कब आ रहा है? 2001 में आ रहा है। पहले तो ये याद रखना है किसने दिया है, तो एंडरसन नाम याद रखेंगे और क्रैथवोल नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधित वर्गीकरण कब आया है? तो 2001 में आया है। किसने किसने दिया है? एंडरसन और क्रैथवोल ने दिया है।
क्या ऑर्डर दिया है? पहले रिमेंबर आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर इवेल्युएट करता है, फिर क्रिएट करता है। एक ऑर्डर है, पहले रिमेंबर करेगा, जब याद हो जाएगा तब अंडरस्टैंड करेगा, जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तब वो अप्लाई करेगा, जब अप्लाई कर लेगा तब एनालाइज करेगा, जब एनालाइज कर लेगा फिर इवेल्युएट कर रहा है। देखो तब इवेल्युएशन का नंबर आ रहा है, और इवेल्युएशन के बाद किसका नंबर आता है? क्रिएशन का। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? आगे चलें, चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया है। ओके 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 ओके। हाँ, अब आगे देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको कहते हैं इफेक्टिव डोमेन। जैसे हम लोगों ने कॉग्निटिव पढ़ा, वैसे इफेक्टिव, CAP भूलना नहीं है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का CAP, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। तो इफेक्टिव डोमेन में भावनात्मक पक्ष की कब बात शुरू हुई? 1964 में, भूलना नहीं है। इफेक्टिव डोमेन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? क्रैथवेल, ब्लूम एवं मसिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में कभी भी कोई नाम आया तो आप ब्लूम का तो नाम याद रखोगे ही, लेकिन जब स्पेसिफिक आपसे पूछने लगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में इफेक्टिव डोमेन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, और वहां पे अगर ब्लूम है और क्रैथवेल और मसिया नहीं दिए हैं तो ब्लूम को टिक करके आओगे, लेकिन अगर क्रैथवोल भी दिए हैं, ब्लूम नहीं दिए हैं तो क्रैथवोल को टिक करके आओगे, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जो इफेक्टिव डोमेन होता है इसका संबंध किससे होता है? सीधे स्टेटमेंट में आएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इफेक्टिव डोमेन का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है, हार्ट से होता है। इसके टेस्ट मैंने आपको दिए हैं ऑलरेडी, आप करना, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसका मुख्य आधार क्या हो रहा होता है? हृदय का मुख्य आधार क्या है? भावनाएं, रुचियां, है ना, दृष्टिकोण। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे आप चीजों को रिलेट करोगे, देखना बहुत इजी है। जैसे भावनात्मक पक्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भावनात्मक पक्ष के भी चरण होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष के चरण देखे, कॉग्निटिव डोमेन के चरण देखे, वैसे इफेक्टिव डोमेन के भी कुछ चरण हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? बच्चा सबसे पहले रिसीव करता है, यानी रिसीविंग शुरू होगी। उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक छोड़ो, कुछ भी हो, आप ऐसा समझो कि बच्चा पहले चीजों को रिसीव करता है, संवेदनशील होकर उसे ग्रहण करता है। सिंपल। उद्दीपक आपको कभी कभी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स से वर्ड कठिन लगते होंगे, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। आप अभी सिर्फ इतना समझो, बच्चा सबसे पहले क्या कर रहा है? चीजों को ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद रिसीव करने के बाद उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स करेगा, यानी पहले रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, रिसीव, रिस्पॉन्ड, फिर उसके बाद वैल्यू, यानी फिर उसको महत्व देना शुरू करेगा, यानी किसी विचार, व्यवहार, आदर्श को महत्व देगा। यानी गर्मी बहुत है यार। बच्चा पहले क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स करने के बाद क्या कर रहा है? वैल्यू दे रहा है उसको। फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेगा, विभिन्न मूल्यों को व्यवस्थित करेगा। उसके पास जो ज्ञान है उसको, ऐसे मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूं, उसके पास जो ज्ञान है उसको एक ऑर्डर में लेके आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन करेगा, यानी मूल्यों को व्यक्तित्व का स्थायी भाग मानेगा। समझ में आया? यानी कि हमने कॉग्निटिव देखा, कॉग्निटिव को संशोधित किया गया, ठीक है। अभी ये आप रिवाइज करना, कॉग्निटिव था, कॉग्निटिव को संशोधित किया गया। इफेक्टिव आया, इफेक्टिव के कुछ चरण दिखाई दिए। चरण में हमने देखा कि पहले आता है रिसीव करना, फिर रिस्पॉन्स करना, फिर वैल्यू करना। ये तीन एक ऑर्डर में, बहुत सिंपल समझो। जब वैल्यू हो जाएगा तब बच्चा आता है ऑर्गेनाइज करने पे और कैरेक्टराइजेशन पे। याद रखेंगे, ये सारे नोट्स में मैंने दिया है, शॉर्ट नोट्स में दिया है, इसको हम रिवाइज करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। आगे देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसी में हम लोग आते हैं साइकोमोटर पे। जैसे हम लोग CAP देखना, कॉग्निटिव, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव में कॉग्निटिव डोमेन देख रहे हैं, इफेक्टिव डोमेन देख रहे हैं। सेम उसी प्रोसेस में आता है एक साइकोमोटर डोमेन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इनके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सिम्पसन। ब्लूम टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? 1969 में ये आया था, और सिम्पसन माने जाते हैं। और इन्होंने इसका संबंध हाथ से माना, हैंड से। साइकोमोटर यानी गतिशील वाली, शारीरिक क्रियाएं वाली अवस्थाएं इसमें होती हैं, ठीक है, करके बच्चा सीखता है। तो बोले जो क्रियात्मक चरण है, साइकोमोटर जो डोमेन है, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं? तो बहुत सिंपल है, बच्चा पहले परसेप्शन बनाता है। बच्चा परसेप्शन क्या बनाता है? जैसे आप कभी कोई काम देखो करते हुए, तो आपको लगता है क्या यार ये मैं भी कर सकता हूं, आप वो काम करने का ट्राई करोगे, तो बच्चे के मन में भी ये आता है कि चलो हम ये काम करते हैं। ये वही चीज है, परसेप्शन, नकल करता है। नकल छोड़ो, वो काम करने का ट्राई करता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स, मतलब निर्देशानुसार शारीरिक क्रिया करेगा। अब बच्चों को तुम समझाओ नहीं ऐसे करो ऐसे करो, तो वो जो निर्देश मिल रहा है उसको उस अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर आता है कंट्रोल, बच्चा शारीरिक क्रियाओं पे नियंत्रण स्थापित करना शुरू करता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक चरण आता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी विभिन्न अंगों और क्रियाओं के बीच तालमेल बिठाता है। ये भी समझ में आया। फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन आता है, यानी कौशल जो है, जो भी वो सीख रहा है धीरे धीरे करके, वो धीरे धीरे स्वाभाविक उसके व्यवहार में बनता चला जाता है। फिर उसके बाद एक आता है हैबिट फॉर्मेशन, यानी स्वचालित व्यवहार, यानी धीरे धीरे वो व्यवहार उसका स्वचालित हो जाता है, खुद ही हैबिट में आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ,
जैसे हम लोगों ने अभी उतनी देर से पढ़ा, इसमें से अगर कोई भी सवाल आएगा ना तो डायरेक्ट फैक्ट का सवाल आएगा, कब आया, किसने दिया, कहां पे दिया, ऐसे करके सीधे सवाल आएगा, कौन सा चरण है कौन सा नहीं, सिंपल। बहुत ज्यादा एनालिटिकल सवाल यूपी टेट में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट में आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सोचो आप टेस्ट देने जाओ और वहां पे कठिन सवाल आ जाए, फिर आपको क्या लगेगा, यार ये ऐसे सवाल तो मैंने प्रैक्टिस किए ही नहीं। तो इस वजह से मैंने पहले ही उस तरीके के सवाल आपको दे दिए हैं। आप टेस्ट पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, अब तो यूज कर लो आप लोग। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, उस टॉपिक का क्या नाम है हम लोग देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है शिक्षण विधियां, ऑल्सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लियरली दिख रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कौन सी विधि किसने दी है, कब दी है, यही चीजें समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ में बैठो, 2-3 बार मैं बोलता हूं तो सुन के भी चीजें याद हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखो यहां पे कह रहा है प्रोजेक्ट विधि, सिंपल। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। ये सीधा सवाल आएगा, टिक करके आना है आपको। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट विधि एक्सपीरियंस सेंटर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो अनुभव केंद्रित है, एक्सपीरियंस सेंटर है। ठीक है, ओके। इसमें बच्चे जो होते हैं, जो भी विद्यार्थी समूह होता है, ये आपस में अपने व्यवहारिक या वास्तविक जीवन से समस्याओं पे कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, अनुभव कर रहे होते हैं चीजों को। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, ये क्या हुआ है यहाँ पे, अभी क्लियरली दिख रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिखता रहेगा सब। इस विधि में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है? सामाजिकरण पे। आपसे सवाल आएगा कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है? सामाजिकरण में, क्योंकि सामाजिकरण होगा तभी बच्चा अपने वास्तविक जीवन से सीखेगा। समझ में आया? इसीलिए सामाजिकरण जरूरी है। विशेषता क्या होती है? विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करके समस्याओं का समाधान खोजता है, यानी बच्चा फ्री है, कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, समस्या को सुलझाएगा। ठीक है, ओके। लर्निंग बाय डूइंग होता है, यानी प्रोजेक्ट विधि किस पे आधारित है? करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, बच्चे के अंदर इससे आत्मविश्वास बनता है वगैरह वगैरह, तो हमको पता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो, प्रोजेक्ट विधि अपने को समझ में आई, फिर यहीं पे आपको सिंपल से समझना है कि डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। आपसे सीधे सवाल आएगा कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, व्याकरण के नियम किस विधि में बताए जाते हैं? तो प्रत्यक्ष विधि में बताए जाते हैं। ठीक है, इसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसमें मौखिक और लिखित अभ्यास पे जोर दिया जाता है, यानी बोल के सीखो, लिख के सीखो। ठीक है, इसमें ऑडियो विजुअल सामग्री का भी यूज किया जाता है ताकि बच्चे देख के सीखें, सुन के सीखें। ठीक है, अब देखो, जिस प्रकार बालक सुनकर अनुकरण करता है, नकल करता है, इस तरीके से मातृभाषा सीखता है ना, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीखी जा सकती है, ये सिद्धांत ये बताता है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये विधि बहुत जरूरी होती है, तो ये विधि वहीं पे यूज की जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे एक विधि है किंडरगार्टन विधि, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, याद रखेंगे। ठीक है, आपको ये भी मैंने बताया है कि ये प्ले वे मेथड पे आधारित है ना? ओके, ये भी मैंने आपको, क्योंकि किंडरगार्टन विधि हम लोग पीछे देख के आए हैं और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये बाल केंद्रित है। किंडरगार्टन विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है? बाल केंद्रित है। चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है? तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ध्यान रखेंगे। किस विधि में शिक्षक को माली, बालक को पौधे के समान माना गया है? किंडरगार्टन विधि में, सीधे पूछा जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होकर सीखने को आनंद है, मतलब छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई ज्यादा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ओके, मॉन्टेसरी विधि, ये भी हम लोगों ने देखा है, मारिया मॉन्टेसरी ने दी है ना? ये भी हम लोग रिवाइज करके आए हैं, डोंट वरी, याद रहेगा। इटली की थी, ये भी हम लोगों को पता है। ये भी पता है कि 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित की गई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेंसस पे जोर दिया जाता है, शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग पे जोर दिया जाता है, ये वही चीजें हैं, है ना? मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा और चिकित्सा हेतु तो इसका यूज किया जाता है, और इससे बालक का ना एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा होता है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ध्यान रखना है थोड़ा सा।
इजी है, अभी कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत टफ चल रहा हो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जो सवाल आएगा वो इजिली कवर हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये सर ह्यूरिस्टिक विधि, ये है थोड़ा सा आपके लिए यूनिक होगी। ये किसने दी है? ये आर्मस्ट्रांग ने दी है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। नाम याद कर लीजिए, इनका नाम है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ओके। तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैंने खोज लिया, आई हैव डिस्कवर्ड ह्यूरिस्टिक, मैंने खोज लिया, सिंपल। इसे अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि में बालक क्या करता है? बालक स्वयं खोज करता है, ठीक है, खुद ही खोज करके सीखता है। ठीक है, इसमें ह्यूरिस्टिक विधि में ज्ञान लेने के लिए ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। ठीक है, ओके। एनालिसिस मेथड होता है, एक विश्लेषण विधि होती। तो आर्मस्ट्रांग इस विधि के भी जनक माने जाते हैं, आप ये भी याद रखोगे। ठीक है, याद रखना, ये जो आर्मस्ट्रांग जी हैं ये इस विधि के भी जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। देखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि कई बार सवाल ऐसे आएंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो हो गया, ये तो हो गया है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि सवाल नहीं सॉल्व होते हैं। आपको लगेगा यार ये पढ़ा है याद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं इनको रिवाइज करते रहना, नोट्स से रिवाइज करना चाहो नोट्स से रिवाइज कर लो, क्लास देख के 2x पे रिवाइज करना चाहो क्लास देख के 2x पे रिवाइज कर लो, जैसे हो पाया वैसे रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका समाधान खोजा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, एक है माइक्रो टीचिंग टॉपिक है। यहां से देखो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कब हुई, सिंपल सवाल आएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हो रही? 1961 में हो रही। कहां से हो रही है? अमेरिका से हो रही है। अमेरिका में कहां से हो रही है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, ओके। अब जो माइक्रो टीचिंग है इसमें कीथ एचिसन और बुश ने रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसके प्रारंभिक प्रयोग किए थे, आपको ये भी याद रखना है। ये सब छोड़ो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भूलना ही नहीं है आपको, कि इसके जनक कौन माने जाते हैं? DW एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? DW एलन, याद रखेंगे। DW एलन नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलन ने माइक्रो टीचिंग शब्द का यूज सबसे पहले कब किया था? 1963 में किया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, ओके। इंडिया में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत प्रोफेसर DD तिवारी द्वारा मानी जाती है। इंडिया में, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? तो DD तिवारी के द्वारा मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। ओके, और इसमें योगदान किसने किसने दिया है? प्रोफेसर शाह ने और VK पासी ने। ठीक है, तो ये दो नाम है, याद, एग्जाम में सामने आएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अगला टॉपिक कुछ परिभाषाएं। तो सूक्ष्म परिभाषाओं में, सूक्ष्म शिक्षण से जुड़ी परिभाषाओं में DW एलन की परिभाषा क्या कहती है कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में संपन्न होती है। छोटे आकार की कक्षा में कम समय में संपन्न हो जाए, ऐसी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा उन्होंने दी है। VK पासी ने क्या बोला है? सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए छोटे छात्र समूह को अल्प समय में एक संप्रत्यय पढ़ाता है, कम समय में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है। ऐसा किसने बोला है? VK पासी ने बोला है। बिल्कुल लोड मत लो, एज इट इज डेफिनेशन समझ लो, सुन लो, एग्जाम में आएगी ना तो आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्रशिक्षण विधि, संप्रत्यय की बात होते दिखे तो आप VK पासी टिक करके आना। जब भी आपको आकार की ऐसी चीजें बातें होते हुए दिखे तो DW एलन टिक के आना, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं आप रट नहीं पाओगे, सिर्फ देख लो, समझ लो, आपको कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो बस। ठीक है, एलन और रेयान के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एलन एवं रेयान के जो सिद्धांत है उसमें क्या था? एक वास्तविक शिक्षण। ये वास्तविक शिक्षण परिस्थिति पर आधारित होता है, जटिलता में कमी, कक्षा का आकार, समय, विषय वस्तु को सीमित किया जाता है। ओके, इनके सिद्धांतों में केवल शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है, एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। जब नियंत्रण की बात आएगी तो अधिक नियंत्रण संभव होता है और फीडबैक भी तुरंत मिल सकता है। तो ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको मैंने थोड़ा सा ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर इससे कभी सवाल आएगा तो बहुत ईजी तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, आगे देखें, चलिए।
अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या कह रहा है, एक सेकंड। सूक्ष्म शिक्षण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। इसमें शिक्षण कौशलों के सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ओके। एक होती है स्किल एक्विजिशन फेज। इसमें कौशल का अभ्यास किया जाता है, जो भी आपने चुना है उसका आप अभ्यास करोगे, ठीक है। एक होता है ट्रांसफर फेज। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास कौशल है वो वास्तविक शिक्षण में यूज करोगे। यानी जब आप बच्चे को पढ़ाने जाओगे तो बच्चे को पढ़ाते समय आपने जो भी सीखा हुआ है उसका यूज करोगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के जो एनसीईआरटी का जो मॉडल है, एनसीईआरटी का मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। इसमें विशेषता क्या आती, महंगी तकनीक के आधार पर चर्चा विधि एवं सहपाठी प्रतिपुष्टि का उपयोग किया जाता है। चर्चा की जाएगी, आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर किया जाएगा। इसमें छात्रों की संख्या कितनी रखी जाने की एनसीईआरटी ने बात करी थी, 5 से 10। सीधे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान को जो एनसीईआरटी ने प्रतिपादित किया है उसमें छात्रों की संख्या कितनी रखने की बात की गई, 5 से 10, ओके। वास्तविक छात्र अथवा बीएड के सहपाठी छात्र का प्रकार होता है, एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल सिखाया जाएगा। कुल समय कितना होता है, 36 मिनट होता है। तो ये सारे सवाल मैं क्यों करा रहा हूं, उम्मीद नहीं है ये सारे सवाल, हो सकता है यूपी टेट में आए, हो सकता ना आए, हो सकता है एक शिक्षण के बारे में कभी यूपी टेट में ना पूछा जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है कि आजकल एग्जाम बहुत डायनेमिक हो गए हैं। एग्जाम को टफ बनाने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप लोग 90 के ऊपर ले पाओ। या और भी एग्जाम्स में देखता रहता हूँ, तो जैसे यूपीपीसीएस का देख लो, चाहे यूपीएससी का देख लो, या फिर अभी देखो नीट का जो एग्जाम हुआ है, अभी कई सारे एग्जाम्स हुए, तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों ना, जब पढ़ाया ही जा रहा हो तो एक बार पूरा पढ़ा दो, कम से कम एटलीस्ट अभी कोई सवाल आए तो कवर तो हो इससे, है ना, ये चीज है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या होता है, पूछा नहीं, हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन एक प्लान होता है। जब भी माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है कि माइक्रो टीचिंग करनी है, बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है, तो उसका एक प्लान होता है, ऐसे थोड़ी पढ़ा दोगे। पहले आप जो भी पार्ट पढ़ाना है उसका प्लान बनाओ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बच्चों को 5 से 10 बच्चों को 6 मिनट तक पढ़ाओ, फिर उसके बाद उनसे फीडबैक लो, फिर रीप्लान करो, फिर तुरंत 12 मिनट में अपनी कमियों को सुधारो। जैसे टाइम भी लिखा है यहाँ पे, देखो, पहले प्लान बनाओ, फिर टीचिंग करो, पढ़ाओ, 6 मिनट तक पढ़ाओ, फिर 6 मिनट में वो लो, उसका फीडबैक लो कि बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें। फिर तुरंत 12 मिनट में फिर से क्या करो, कमियों को सुधारो और नया प्लान बनाओ कि बच्चों को समझ में नहीं आया ना, ये कमी है, मतलब मैं पढ़ा नहीं पाया, ये कमी है, तुरंत नया प्लान बना दो, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें सुपर टेट में आती हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये सारी चीजें सुपर टेट में पूछी जाती हैं, बिल्कुल 100%। ये सही का सिलेबस है। ये जो टॉपिक चल रहे हैं सुपर टेट में बहुत बार आए हैं, ये सुपर टेट का कोर टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना है, इन चीजों को समझ के चलो। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं है कि याद ही ना कर पाओ, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, आप इतने बड़े हो चुके हो कि चीजों को समझ के याद करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं करते, ठीक है। शांति से पढ़ो। और जैसे आप लोगों के अगर डाउट है कि साइंस के नोट्स, तो बेटा साइंस के नोट्स मैंने बोला था रेडी हो रहे थे, लेकिन फिर वही चीज है ना कि प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रही, समय ही नहीं मिल रहा प्रूफ रीडिंग करने का, वापस से ऊपर से नीचे तक सारे नोट्स को पढ़ के फाइनल करके मैं आपको दे सकूं। बट अगर कुछ भी हो पाता है तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी होगा अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई करते रहो जहां से कर रहे हो। और एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेस्ट मिल रहे हैं, रिवाइज करते रहो। ये स्लाइड्स की क्लासेस कवर करने के बाद हमें 4 दिन का समय मिलेगा, उन 4 दिनों में हम लोग शॉर्ट नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, फिर जब नई योजना बन जाए फिर से पढ़ाओ और फिर से फीडबैक लो। ये है माइक्रो टीचिंग, ठीक। 42 मिनट का पूरा टोटल टाइम होता है। अब जैसे हम लोगों को शिक्षण कौशल की कुछ परिभाषाएं याद रखनी है। देखो, एलन गेज ने क्या कहा था, शिक्षण कौशल वे निर्देशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है, ओके। अगला, शिक्षण कौशल छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने वाली शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का स्वरूप है, ओके, डन। ये वी के पासी की परिभाषा है। फिर व्हाइट ने और मैकलेंटायर ने क्या परिभाषा दी है, मैकलेंटायर ने, शिक्षण कौशल कक्षा की अंतः क्रिया को प्रभावी बनाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने क्या बोला है कि शिक्षण कौशल शिक्षक का वह हथियार है जिससे वह शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ये कुछ डिफिनीशन है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी एडेड है,
तो प्लीज वहां से इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? डन, आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं। टीचिंग है, मेथड्स हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सॉल्ट फॉर्म में मैंने ऐड करके दी हैं, ये सारी चीजें बहुत सॉल्ट में ऐड करके दी हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसमें भी जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जब प्रस्तावना कौशल की बात आती है, तो एक लाइन में समझो, इसमें बच्चे को टॉपिक से परिचित कराया जाता है। सिंपल, पूर्व ज्ञान से जोड़ो, कुछ भी करो, बच्चे को उस टॉपिक से पहले परिचय दो। सिंपल, पढ़ा मत दो, परिचय दो, ठीक है? प्रस्तावना जो कौशल है ये थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना कौशल किस पे आधारित है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पे आधारित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, उद्देश्य कथन कौशल। सिंपल है, एक लाइन में समझो। उद्देश्य कथन कौशल को एक लाइन में समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षण का क्या लक्ष्य है, उद्देश्यों को स्पष्ट करो। सिंपल, दैट्स इट। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है टॉपिक पढ़ाने का, वो बच्चों को बताओ, वो उद्देश्य स्पष्ट करो, ठीक है? ताकि बच्चे समझ सकें, कि बच्चे को बताओ कि ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सवाल आता है, इस वजह से इसको हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। बताओ, अपना उद्देश्य स्पष्ट करो, ठीक है? और वास्तविक जीवन से जोड़ने पे बल दिया जाता है, ये तो वही चीज हो गई। आगे देखते हैं, व्याख्यान कौशल। बहुत सिंपल है, एक लाइन में समझो। व्याख्यान कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट रूप देना। कोई भी टॉपिक है तो व्याख्यान कौशल का क्या मतलब है? आप उस विषय को सरल बनाओ, कठिन मत बनाओ, सरल बनाओ, स्पष्ट करो, क्लियर करो, ठीक है? कठिन भाषा में नहीं समझाना है, दैनिक जीवन भाषा में समझाओ, शिक्षण सामग्री की सहायता लो, ठीक है? ओके। अब दृष्टांत कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कठिन चीजें हैं, उनको उदाहरणों से स्पष्ट करो, ठीक है? जैसे कोई कठिन कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जांपल देके समझाओ, ठीक है? ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, बहुत सिंपल है। प्रश्न निर्माण कौशल का क्या मतलब है? सिंपल, छात्रों की समझ का, यानी बच्चे को पढ़ा रहे हो तुम, उनका परीक्षण करने के लिए, उन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। कि पढ़ा रहे पूछ लिया, चलिए बताइए मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी? ये चीज, मतलब एकदम से आप सक्रिय हो जाओगे ना, किसने दी, मारिया मॉन्टेसरी, ऐसे करते हुए, समझ में आया? ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, ये सारे नोट्स में एडेड है, सब कुछ शॉर्ट में फॉर्म में सब दिया हुआ। उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन का, इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों यूज होता है? बहुत सिंपल, टीचिंग को रोचक बनाने के लिए हम इस उद्दीपक परिवर्तन कौशल का यूज करते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चेहरे के भाव भाव, आवाज, चाल, इससे परिवर्तन लाया जाता है। जैसे मैं अभी एकदम से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने लगूं तो क्या हो जाएगा? उद्दीपक परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल। पुनर्बलन कौशल का क्या मतलब होता है? कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है। बच्चे ने अच्छे नंबर लेके आया, प्रोत्साहित करो। बच्चे ने आपके सवाल का जवाब दे दिया, तालियां बजा दो। बच्चे बहुत सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे इस बालक का, इसने सारे सवाल सही कर दी। ऐसे करते हुए, समझ में आ रहा है? तो बच्चों को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? प्रोत्साहन मिल रहा है। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? बहुत सिंपल है यार, इसमें सीधा यही पूछा जा सकता है, हो सकता है पुनर्बलन कौशल किस लिए होता है? कि बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। सिंपल, दैट्स इट। आगे देखते हैं, एक पुनर्बलन के प्रकार भी है, तो हम लोगों ने किया है। एक शाब्दिक होता है, मुंह से सब बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम बहुत आगे जाओगे। गैर शाब्दिक, ये वेरी गुड वेरी गुड, हाथ से हिला दिए, अच्छा अच्छा ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, उसे प्रशंसा कर दिया है, शाबाश शाबाश, ताली वाली बजा दी, क्या बात है, ट्रॉफी वॉफी दे दी। नकारात्मक, समझ में नहीं आया, कूट दिए भाई साहब, मतलब अप्रिय स्थिति में दंड वंड दे दिया, तो ये वो है। सिंपल, पुनर्बलन के 4 प्रकार हैं, देख लिया आपने, शाब्दिक, गैर शाब्दिक, सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है? ओके। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, श्यामपट्ट कौशल। इसमें शिक्षक को सच्चा मित्र कहा जाता है। बहुत सिंपल सवाल आएगा कि शिक्षक का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड को। आजकल तो व्हाइट बोर्ड यूज हो रहे हैं, बहुत सही, लैपटॉप यूज हो रहा है, तब क्या हो गया मेरा सच्चा मित्र? अच्छा ये बताओ, अभी मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं, तो मेरा सच्चा मित्र कौन हुआ? मेरा सच्चा मित्र कौन हुआ बताओ? पावर पॉइंट, पीपीटी,
क्यों? क्योंकि मैं पीपीटी में लिख रहा हूं, तो मेरे लिए पीपीटी एज अ बोल्ड काम कर रहा है। समझ आया? तो मेरा पीपीटी हो गया। चलिए, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है कि शिक्षक को श्याम पट्ट में हमेशा बाईं ओर खड़े रह के बनाना लिखना चाहिए और 45 अंश का कोण बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा 45 अंश का टिल्ट होके पढ़ाओ ताकि सब जो पीछे बैठे हैं सबको दिखता रहे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी ब्लैक बोर्ड साफ किया जाए तो वो ऊपर से नीचे की तरफ साफ किया जाए और क्लास को छोड़ने से पहले साफ करके जाओ। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे श्यामपट्ट कौशल के बारे में। आगे देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण के कुछ प्रतिमान हैं, जैसे एक होता है डायलॉग मॉडल। किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। सिंपल याद रखना है कि संवाद प्रतिमान किसने दिया है? तो सुकरात ने दिया है। और इसमें क्या होता है कि सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और अधिगम के लिए प्रश्नोत्तर विधि पे जोर दिया जा सकता है। ऐसा डायलॉग मेथड पे सुकरात ने बोला है कि बच्चा जो सीखता है ना, बचपन से ही सीखता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि बचपन से सब सीखेगा, लेकिन एक चीज इसमें ऐड करके उन्होंने बताई कि प्रश्नोत्तर विधि पे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, ओके। एक होता है इनसाइट मॉडल, सूझ प्रतिमान। ये किसने दिया है? प्लेटो ने। इसमें किसी भी टॉपिक पे सूझबूझ, चर्चा और संवाद की बात की जाती है। ठीक है, संवाद विधि को प्रमुख स्थान दिया है सूझ प्रतिमान में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे एक टॉपिक आता है हमारा जिसको बोला जाता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ये किसने दिया है? सिंपल याद रखो, रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। ठीक है, ये सभी स्तरों पे लागू होता है, सभी स्तरों पे लागू होने वाला प्रतिमान है शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रतिमान। ठीक है, इसमें चरण होते हैं। पहले आप शिक्षण का उद्देश्य बताओ, फिर पूर्व व्यवहार से जोड़ो, फिर शिक्षण प्रक्रिया लेकर आओ, फिर उसका मूल्यांकन करो। तो ये चरण है, लेकिन आपको जो अभी याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये याद रखो कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं रॉबर्ट ग्लेसर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ग्लेसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है हमारा कंप्यूटर आधारित। इसके प्रवर्तक थे स्टोलूरो और डेविस, डेनियल डेविस, लॉरेंस स्टोलूरो और डेनियल डेविस। इसमें शिक्षण और निदान कार्य के साथ साथ चलते हैं। इसमें शिक्षण के पूर्व के कुछ चरण होते हैं और शिक्षण सत्र के कुछ चरण होते हैं। जैसे मैं पहले से तैयारी करके आऊंगा, स्लाइड्स मैंने बना दी हैं, मुझे पता है क्या क्या टॉपिक कैसे बताना है, तेजी से बताना है, समय कम है तो कैसे बताना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो सके। देखो, अगर मैं आपसे जेन्युइनली बात बताऊं, अगर आप में से कोई भी ये पूरी क्लास देख रहा है, आज एक कमेंट करके मेरे को बताना। मैंने आपको यहां पे भी 3 से 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, पूरे फिक्स हो गए, मतलब 2 कंप्लीट हो ही गया, बस थोड़ा सा बचा है टॉपिक। अभी इसके बाद मैं एक और टॉपिक आपका कंप्लीट करूंगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं कह रहा हूं अगर ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मैं बहुत आराम से पढ़ाता, बहुत आराम से, तो ये टॉपिक कितना टाइम लेता? 3 घंटे। पहले वाला टॉपिक भी, ये टीचिंग प्रोसेस वाला टॉपिक भी, और ये वाला लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला, ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक हैं। आराम से समय लगता है इनमें। टीचिंग लेवल इस तरह की यहाँ पे बात हो रही है ना, प्रतिमानों की यहाँ पे बात हो रही, कौशल की बात हो रही। आराम से 1.5 घंटे लगता है इस टॉपिक को समझाने में। इसके पहले वाला जो पढ़ा वो भी आराम से 1.5 घंटे का समय लेता, और अगर मैं उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड करके पढ़ाता तो 4 घंटे की क्लास बनती। तो आप खुद सोचो, 4 घंटे का समय है आपके पास, इस समय क्लास देखने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या तो 4 घंटे में मैं पूरी सीडीपी पढ़ा दूं तो भी जेन्युइन बात है, चलो वेरी गुड है, 4 घंटे में मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। तो आप इस चीज से रिलेट करो। आपको अगर लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो प्रॉब्लम ना मुझ में है ना आप में, आप बस समय की समस्या है इस समय, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम समय में आपके पास आउटपुट ज्यादा निकले। वरना करने को तो मैं 6 घंटे की क्लास लेके भी सीडीपी पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी। मैं 6 घंटे का वीडियो तो देना है मेरे को, मैंने सुबह 1 घंटे रिकॉर्ड करूंगा, दोपहर में 2 घंटे रिकॉर्ड करूंगा, शाम को 2-3 घंटे रिकॉर्ड करके मर्ज करके दे दूंगा अगले दिन वीडियो देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि 6 घंटे का वीडियो ना आप देख पाओगे और ना आप उसको पचा पाओगे एक बार में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाएगी कि क्या ही मतलब बना फिर, है ना। इसीलिए कल की भी क्लास में 3 टॉपिक कवर किए थे, 4 टॉपिक कवर किए थे, लेकिन 1.5 घंटे में किए थे। सेम आज मैं कर रहा हूं, आज अभी 1 घंटे की भी क्लास नहीं हुई, 43 मिनट 45 मिनट की क्लास हुई है, और इस क्लास में मैंने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट करने की स्थिति पे आ गए हैं हम लोग। इसलिए अगर आप इस क्लास को रिवाइज भी करो
2x पे भी लगा के देखोगे तो 1 घंटे में आपके पास 1 घंटे की क्लास को 2x पे लगाओ, यानी आधे घंटे में आप एक बार रिवाइज कर रहे हो, फिर 2x पे दोबारा सुन लो, फिर आधे घंटे में एक रिवाइज हो गया, फिर 2x पे नहीं 2 घंटे में 4 बार रिवाइज कर पाओगे आप। सेम टॉपिक को जब आप 2 घंटे में 4 बार रिवाइज कर पा रहे हो तो यानी कि आप कैसी स्थिति में हो कि आपका रिवीजन इतना बेटर हो चुका है, तो कैसा भी सवाल है उस टॉपिक से तो आप तो सॉल्व करके ही आओगे ना। भले आपको याद ना हो, भले आपके मन में आंसर ना आए, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये स्थिति आनी चाहिए आपकी, ठीक है। पढ़ाता हूं मैं पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, तो वहां से चीजों को बहुत आइडिया है। एटलीस्ट आप सही जगह पे हो, आपको मैं कोई गलत सलाह नहीं देना चाहता, मुझे पता है टाइम की कीमत क्या होती है। एटलीस्ट ये चीज मुझसे बेटर कोई नहीं समझता है, मैं ये जरूर कहूंगा। बहुत लोग समझते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप और मेरी बात की जाए तो मैं आपसे बेटर स्थिति में बता सकता हूँ टाइम की कीमत क्या है। क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए 4 घंटे भी लगते हैं, टॉपिक पढ़ाने के लिए 2 घंटे भी 1 घंटे में भी कवर होता है। क्योंकि हमें एग्जाम स्पेसिफिक चलना है, एग्जाम में पता है कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट दैट्स इट, पढ़ो आगे बढ़ो। क्या ही मतलब है उसमें हम 4 घंटे तक आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप तो समझदार हो, आप तो छोटे बच्चे नहीं हो, आपको तो पता है एग्जाम में ये फैक्ट आएगा कि ये कब आया, इसके प्रतिपादक कौन है, ये शिक्षण प्रतिमान का क्या मतलब है, इस शिक्षण प्रतिमान का क्या मतलब है, ये कौशल का क्या मतलब है। सिंपल, ये डेफिनेशन किसने दी, सिंपल, दैट्स इट। तो डेफिनेशन में 1 घंटे तक, आधे घंटे डेफिनेशन समझाओ, इससे बेटर क्या है। आप डेफिनेशन 2 बार पढ़ लो, कीवर्ड नोट कर लो, एग्जाम में दिख जाए डेफिनेशन, कीवर्ड समझ में आ जाए, टिक करके चले हो, दैट्स इट, सिंपल। ये तरीका होना चाहिए जब एग्जाम पास में हो। और बहुत लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं कि ये टॉपिक 4 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, ज्ञान की बातें हो गई हैं, ये पीछे तासे खेली जा रही, ज्ञान की बातें। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान, ये किसने दिया है, सिंपल याद रखना है, नेड फ्लेडर्स ने, FIACS बोल सकते हो उसको। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान किसने दिया है, फ्लेंडर्स, ठीक है। फ्लेडर्स भी बोलते हैं इनको, फ्लेंडर्स भी बोला जाता है, नाम है इनका नेड फ्लेंडर्स। और ये शिक्षण प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, और इसमें 25 से 30 मिनट की चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे 10 वर्ग दिए हैं, कोई जरूरत नहीं याद करने की, आएगा भी तो बहुत लोग गलत करके आएंगे, आएगा नहीं पहली बात तो, ठीक है। सुपरटेट में आता है, सुपरटेट में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं कुछ वहां पे, ठीक है। एक होता है विद्यालय अधिगम प्रतिमान, ये किसने दिया है, जॉन कैरोल ने दिया है। विद्यालय अधिगम प्रतिमान किसने दिया है, जॉन कैरोल ने दिया है। समय देकर अधिगम को प्रभावी बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ चरण होते हैं, उद्देश्य बनाओ, पूर्व ज्ञान से जोड़ो, अनुकूलन करो, फिर आवश्यक समय दो, फिर दक्षता की प्राप्ति होती है, अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही होती, ठीक है। ओके एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिमान जिसको बोलते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन डीवी एंड किलपैट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो जॉन डीवी का नाम इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक का नाम इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप लोगों को लग रहा है बोर्ड में इंसान क्या लिख के बैठा, क्या है एग्जाम भी पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता नहीं है, प्लानिंग है आप लोगों की। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि जो सीटेट की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे करना है, बैच में लेके आना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ। और यूपीटेट का क्या क्या कंप्लीट हो गया वो यहाँ पे लिखा है। यूपीटेट का आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं, नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सीडीपी यूएस के दिए जा चुके हैं, साइंस रनिंग आगे लिखा है, साइंस रनिंग और कंप्लीट उसमें टिक मुझे नहीं लगता अभी लग पाएगा, क्योंकि प्रूफ रीडिंग जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं दे सकता। टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चल रहे हैं, स्लाइड्स ऑलरेडी डन है, सारी बन चुकी हैं, तो ये वही चीजें लिखी हुई हैं। और ये मेरा जहाँ मैं पढ़ाता हूँ यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए, यहाँ वहाँ का प्लान है, उधर भी वो उसका प्लान है। सारी चीजें मैं लिख के रखता हूँ। क्यों इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि मुझे पता रहे क्या चल रहा है, करना क्या है पता ही नहीं। तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है, सिंपल इतना याद रखो आप लोग। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है, और ये इंडक्टिव रीजनिंग पे जोर देता है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग यहां से बाहर निकलती है, मतलब सामने आती है। और दिशा विहीन प्रतिमान किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है, ये हम लोग देखे थे, ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक और प्रतिमान है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है सिंटैक्टिक टीचिंग मॉडल यानी सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, ये डब्ल्यू गार्डन ने दिया है। नाम याद रखना है, यहां से क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर, ठीक है। और एक है BR जॉयस, इनके बुक है एक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, नाम ध्यान रखेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग बुक किसकी है, BR जॉयस। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने शिक्षण प्रतिमानों को 4 परिवारों में डिवाइड किया है। एक है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, सूचना प्रक्रमण प्रतिमान, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल,
and behavior modification model. These are the four model which is given by the BORJS and which is very important for UPTET and SuperTET exam, क्योंकि सीधे पूछ लेगा आपसे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग बुक किसकी है और शिक्षण प्रतिमानों को 4 परिवारों में किसने डिवाइड किया है, इन्होंने। सीधे सवाल आएगा, दैट्स इट, कुछ भी घुमा के नहीं पूछेगा, सीधे पूछ लेगा आपसे, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज हम बहुत अच्छी स्थिति में, मुझे अंदर से प्रसन्नता हो रही है कि 1 घंटे भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने 2 कोर टॉपिक्स को पूरा पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। चलिए, अब आगे भी 10 मिनट की क्लास बची है, 10 मिनट 15 मिनट में देखते हैं हम लोग आगे क्या कर पाते हैं। मैंने प्लान किया है कि मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा दूं, तो नेक्स्ट टॉपिक वही है। गर्मी की वजह से हालत खराब है, मैं पानी पी लेता हूं यार, अब 2 मिनट दो मेरे को, ठीक है। आप लोग एआई से पढ़ोगे? एआई से पढ़ा देगा, अच्छा पढ़ाता है। वीडियोस एआई से बन जाएंगे, छोटे वीडियोस बनेंगे, एनिमेशन होगा उसमें, कार्टून उछलेंगे और टॉपिक्स याद होते जाएंगे आपको। अगर आप कहो तो मैं वो ऐसा कर सकता हूँ, आप लोगों को पूरा टॉपिक करवा सकता हूँ। यूपीटेट के लिए नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा यार उसमें, सुपरटेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। मतलब एकदम यूनिक होगा यूपीटेट के एग्जाम की वीडियो में, एकदम यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे हम लोग। उसमें गलतियों की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो दे दोगे इन्फॉर्मेशन वही पढ़ाएगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करेगा वो, है ना। तो ये चीज है। चलिए, चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया है, यानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या कवर कर लिया है, मेथड्स, स्किल्स, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विच इज इंक्लूसिव एजुकेशन। अगले 10-15 मिनट इसको पढ़ते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी शिक्षा। और यहां से सवाल ना आया तो समझ लो एग्जाम नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से सवाल ना आया समझो एग्जाम नहीं हुआ, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, सुपरटेट का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, दुनिया भर का कोई भी एग्जाम हो, यहां से सवाल बना के पूछते ही पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। आवाज आती है ना यहां से? एक बार आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुनता हूँ मेरे लैपटॉप पे, फोन पे, तो मुझे लगता है सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लेकिन यार ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने के बाद वीडियो कैसा लगता है मुझे वो नहीं समझ में आता है। मैं वीडियो में देखता हूँ तो सब कुछ चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी आवाज समझ में आ रही, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वीडियो में समझ में आ जाता है, जब मैं यहाँ लगा के रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो में समझ में आता है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लेकिन जब मैं कभी भी धीरे बोल के पढ़ाता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ थोड़ा सा, पता। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्लास पढ़ाओ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खिड़की खुली है, गेट खुला है, हवा आ रही, ठीक है, बाहर से कोई निकलता है ना, वो देखता है ये क्या बोल रहा है, लैपटॉप पे क्यों बोल रहा है, क्या चल रहा है इसके लैपटॉप वो ऐसा जानकारी लेने का प्रयास करता है, बड़ा उत्सुकता बस देखता है। एक दिन 2 बच्चे 3 बच्चे यहाँ पे खड़े हो गए, मतलब छोटे छोटे थे, जिज्ञासा, उत्सुकता, कर क्या रहा है ये आदमी यहाँ बैठ के, जानकारी लेनी है उसको। तो मैंने कहा बताओ क्या हुआ, पॉज करी, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोल रहा है कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, मैंने कहा पढ़ा रहे हैं, पढ़ोगे, भगा, पढ़ने के नाम से सब भगते चलिए, तो हमारी शिक्षण विधियां कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक शुरू, और स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। समावेशन का अर्थ क्या होता है कि भैया तुमको किसी को बहिष्कृत नहीं करना है, बाहर नहीं निकालना है, सबको समाहित करके पढ़ाओ, ठीक है, सबको सम्मिलित करके पढ़ाओ, सबको सम्मिलित करके पढ़ाना है। अब सम्मिलित किसको करना है? सामान्य बालक तो रहेंगे ही रहेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक या अन्य प्रकार से भिन्न बच्चों को भी नियमित रूप से शामिल करो। यानी अगर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है, या मानसिक रूप से दिव्यांग है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का है, या किसी भी अन्य प्रकार से वो भिन्न बालक है, जो नॉर्मल बालकों से अलग है, किसी भी तरीके से हो लेकिन नॉर्मल बालक नहीं है, उसको भी आपको समाहित करके पढ़ाना है, उसको बाहर नहीं रखना है। दिस इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब समावेश, समावेश मतलब विभिन्न प्रकार के छात्रों को ही नहीं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को भी आपको समाहित करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है, इसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। समावेशी का मतलब होता है आपको पिछड़े वर्ग के बच्चों को, सामान्य वर्ग के बच्चों को, अमीर वर्ग के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को, शारीरिक, मानसिक या फिर किसी भी तरीके से भिन्न वर्ग के बच्चों को, उनकी
परिस्थितियों को, उनकी मानसिक योग्यताओं को, उनकी मानसिक योग्यताएं ही नहीं, उनके पिछड़े मतलब उनकी जो पूर्वाग्रह हैं, उनको सारी चीजों को इंक्लूड करके आपको चीजों को सिखाना है बच्चों को। उनकी जो पूर्व धारणाएं बनी हुई सबको लेके बैठो, फिर किसी की गलत धारणा है तो उसे करेक्ट करो। ये सारी चीजें आती है समावेशी शिक्षा में। तो अब इसी को बेस बना के हम लोग पढ़ेंगे, यानी सबको लेके आना है, अब इसको बेस बनाना है। सबको ले आए, अब बेस बनाओ। देखो, जब सबको लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, शिक्षा से वंचित नहीं रखना है किसी को, सबको लेके दो। चलो ये समझ में आ गया। एक ही कक्षा में सबको लेके आ जाओ, समावेशन समाप्त, मतलब समावेशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है समावेशन का मतलब, बहुत सिंपल समझो, हम सब अलग हैं लेकिन हम साथ हैं, इसलिए हम सीखते हैं। मतलब क्या है समझना इसका, बहुत सिंपल है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यह है समावेश का मुख्य अवधारणा, मुख्य आधार। यानी हम जब समावेशी की बात करते हैं तो हम उस सभी को एजुकेशन की भी बात करते हैं। लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, भिन्न क्षमता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। किसी लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, अमीर गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। बिना भेदभाव के शिक्षा दो। देखो, व्यवस्था को बच्चे की अवस्थाओं के अनुसार बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा का एक रूल है कि व्यवस्था तब बदलेगी, बच्चा नहीं बदलेगा। मतलब बच्चा कोई दिव्यांग है तो आपको वैसे पढ़ाना है जैसे वो उसको समझ पाए। यानी अगर मान लीजिए व्यवस्था बदलनी है, दिव्यांग बालक है, अपनी व्हील चेयर पे आया है, मान लीजिए चल नहीं पाता है, व्हील चेयर पे आया है, तो आप उसके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था मत करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि वो उसकी क्लासेस नीचे हो। या फिर अगर उसको ऊपर ही क्लास ले जाना है तो आपको एक ऐसी व्यवस्था बनाओ कि रोलिंग हो, जब कुछ भी हो, है ना, उसके माध्यम से वो जाए आराम से क्लास में पढ़े जाके। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, या कोई सपोर्ट दो उसको। ये चीज आपको ध्यान रखनी। यूनेस्को द्वारा समावेशी शिक्षा की आधारशिला कब रखी गई थी? 1994 में रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि विविधता एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक एसेट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। विशेष परिवर्तन व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किए जाते, ध्यान से समझना है। जैसे इंटीग्रेटेड शिक्षा और समावेशी शिक्षा में यही चेंज है। इंटीग्रेटेड शिक्षा में क्या होता है कि आप बिहेवियर में, आप एक पूरे के पूरे सिस्टम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करोगे। आप चेंज किस में करोगे? इंक्लूसिव एजुकेशन में चेंज करते हो कि जब आपको समावेशी शिक्षा देनी है। इंटीग्रेटेड शिक्षा में आप व्यवस्था में चेंज नहीं करते हो। ठीक है, आगे देखो। समावेशी शिक्षा के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, सभी बच्चों को समान अवसर मिल जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आत्मसम्मान सबको मिलेगा, सबका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी सबको लेके हम चलेंगे तो सभी तरीके से सब डेवलप हो रहे होंगे। तो ये चीजें सवाल में पता कैसे पूछी जाती है? थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म में पूछी जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या आता है कि समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत होते हैं। एक होती है समता। इक्विटी का मतलब पता क्या होता है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता दो। व्यक्तिगत आवश्यकता के, बच्चे की आवश्यकता है कि फॉर एग्जांपल वो मान लीजिए सुन नहीं पा रहा है या फिर मान लीजिए देख नहीं पा रहा है, तो उसको उस तरीके की चीजें ला के दो कि जो जैसे होता नहीं, वो कौन सी लिपि होती, मुझे याद नहीं आ रही है अभी यार, एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा, समय ना कहो, रिकॉल नहीं हो रहा है। अरे जो मतलब जो देख नहीं पाते हैं वो जिस विधि से पढ़ते हैं, कोई कमेंट कर देना यार एक बार, वो कौन सी विधि होती? अरे यार मेरे को याद थी, अब देखो याद नहीं आ रही। ब्रेल लिपि, वो कौन सी होती? ब्रेल लिपि होती है शायद, है ना, शायद एग्जैक्ट नहीं याद है मेरे को, है ना, ब्रेल लिपि। हाँ बिल्कुल, ब्रेल लिपि होती है शायद, मैंने अभी चेक किया है मैंने क्लास पॉज करके चेक किया है, ब्रेल लिपि है और कंफर्म हो गया, चलो ब्रेल लिपि है। और जैसे एक वो कौन सी विधि होती है जिसमें जैसे मान लीजिए बच्चा देख नहीं पा रहा तो उसको सुन के सिखाओ, है ना, वीडियो के फॉर्म में सिखाओ। कई बार चीजें यहाँ से बेटर हो सकती हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इक्विटी की बात हो सकती है, इक्वालिटी की बात हो सकती है। अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो इससे भी आगे चलती है। जैसे हम इक्वालिटी क्यों रखते हैं? ताकि सभी को समान अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी क्यों लेके आते हैं? पावर के लिए। बहुत सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी को पता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं आपको पता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी बच्चे अलग तरीके से होते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है ना, कोई तेजी से सीखता है, कोई स्लो सीखता है ना। ये सारी चीजें तो उनको भी ध्यान में रख के आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये भी रूल है। फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए पूरा सिस्टम, भेदभाव नहीं होना चाहिए।
भेदभाव नहीं, हंसना हंसना नहीं है ना, ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। सिंपल है, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो सेग्रीगेशन और इंक्लूजन में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। बच्चों को उनकी क्षमता, पृष्ठभूमि, आवश्यकता के आधार पर अलग अलग विद्यालयों में भेज दो, कि पता है ये बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इसको छोटे स्कूल में रख दिया, ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको अच्छे वाले स्कूल में एडमिशन करा दिया, या ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, या ऐसे समझो ये बच्चा पिछड़े मतलब पिछड़े बैकग्राउंड का है, तो इसको छोटे स्कूल में दाखिला दिला दिया जहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको अच्छे स्कूल में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबको एक साथ रखो यार, ऐसा समझो, ठीक है। या कई स्कूलों में ये होता है कि यार इनके नंबर कम आ रहे हैं, इनको दूसरे सेक्शन में बैठा दो, इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, इनको दूसरा सेक्शन प्रोवाइड करा दो। ऐसा सीन मैंने देखा है, कई बार नोटिस किया है। अलगाव की प्रकृति नियमों के विरुद्ध होती है, अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। समावेशन सभी के लिए आधारित होता है। ओनली एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, अलग थलग रखना, है ना। सहभागिता, सहयोग, लचीलापन, विविधता के सम्मान की बात होती है यहाँ पे, किसमें, समावेशन में। सेग्रीगेशन में आप देखोगे अवसर नहीं मिलते हैं, भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूजन में आप ऐसा नहीं देखोगे। जब भी रिजल्ट की बात आती है तो कुछ बच्चों को सीमित और भेदभाव मिलता है, बल्कि इंक्लूजन में आप देखोगे सभी को विकास हो रहा है, सभी साथ में चल रहे हैं, सभी को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो कुछ वर्ड हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली, सेक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, अलग थलग, दीज आर द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द सेग्रीगेशन। एंड यहाँ पे भी अगर आप, मैं आपको बताऊं 2 मिनट में, ध्यान से देखते हैं। इंक्लूजन की जब बात आए तो सहभागिता, सहयोग, लचीलापन, सभी के लिए शिक्षा, विविधता, डाइवर्सिटी, दीज आर द वर्ड कीवर्ड्स, दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच इज रिलेटेड टू द इंक्लूजन। कभी सवाल में दिखे तो आप इसको इंक्लूसिविटी मान के चलना, ठीक है। ओके, और बताओ, और बढ़िया है। ये वही चीजें हैं सारी, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें संवेदनशील होना चाहिए टीचर को बच्चों के प्रति, है ना, सेंसिटिव होना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव विकास लो, बच्चा सीखे, चीजों को बेटर करे, हर बच्चा प्रगति कर सकता है, इस चीज को मान के चले, है ना। एक आत्मविश्वास तो बच्चों के अंदर, मतलब शिक्षक को तो विश्वास होना ही चाहिए, बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास आना चाहिए, तो शिक्षक का प्रयास है। फैसिलिटेटर की भूमिका मैंने कल बताया ही था। टीचिंग मेथड्स का यूज करे, कोऑपरेटिव लर्निंग का यूज करे, गतिविधि आधारित करे, सक्रिय करे बच्चों को, अनुभव की बात करे, व्यवहार की बात करे, बच्चों को समय के साथ अडॉप्ट करने की, चीजों को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करे। इसी में जैसे एक पॉइंट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कि आईईपी एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाया जाता है ना। ये एक प्लान होता है। जैसे अब एक होता है यूडीएल, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, अधिगम की सार्वभौमिक रचना की जाती है, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक्शन करना है, कैसे बोलना है, कैसे इंगेजमेंट लेके आना है, सारी चीजें पहले से प्लान करके पढ़ाई जाती हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक्शन करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, एंगेजमेंट करने का तरीका, सब एक ऑर्डर, एक अलाइनमेंट में आना चाहिए। ये यूनिवर्सल में आता है। और इसमें क्या होता है कि सामग्री विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, उनके उपयोगी हो। और एक आती है बाला 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 बाला, ये भी बढ़िया तरीका है यार, अच्छा मजा तो आती है ये पढ़ने में। एक बार मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूपीएससी पीसीएस में एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसमें क्या था कि मैं 2 मिनट बताता हूँ, मजा आएगी आपको, समझ में आएगा क्या सीन चलता है जीवन में। कि आपको पता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर है, सभी को पता है, अगर कि खाना है, खाना गेहूं बन रहा है, आटा बन रहा है, आटे को फिर ब्रेड बन रहा है, फिर ब्रेड स्टोर किया जा रहा है, फिर स्टोर करके मार्केट में जा रहा है, पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। आम बना तो आम से मैंगो जूस बन रहा है, पूरा एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चल रही है। तो मैं कह रहा था, मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा था बच्चों को, कि यार फूड प्रोसेसिंग आपकी खेत से शुरू होती है, एक एग्रीकल्चर से शुरू होती है, और वहां से चलते हुए आपके घर तक आती है, मार्केट तक, मार्केट के प्रोडक्ट्स में यूज होती हुई दिखती है। तो क्या इसमें क्लाइमेट चेंज का रोल नहीं है, क्या इसमें इकोनॉमी का रोल नहीं है, क्या इसमें जीडीपी का रोल नहीं है, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग का रोल नहीं है, क्या इसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, क्या इसमें सरकार इंसेंटिव नहीं दे सकती, क्या इसमें नए नए इनिशिएटिव लेके नहीं आए जा सकते, क्या इसमें ग्लोबल वार्मिंग का रोल नहीं है, क्या इसमें रेनफॉल का रोल नहीं है, क्या इनमें गरीबी अमीरी का रोल नहीं आता है, क्या इसमें पेस्टिसाइड का रोल नहीं आता, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का रोल नहीं आता, दुनिया भर की चीजें उसमें ऐड करके मैंने बताई। बच्चे कंफ्यूज, यार ये टॉपिक इतनी डीप में समझा तो दिया गया है, इसको लिखेंगे कैसे। तब मैंने उन्हें बताया कि यार ये दीज आर द डायमेंशन विच इज रिलेटेड टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, की सवाल कभी किसी भी डायमेंशन में आपको कवर करने की स्थिति में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि अगर आपको ये सवाल जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो इससे आपको रिलेट करना आना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। आप इससे रिलेट कर लो कि ये, हाँ ये टीचिंग मॉडल है, इसको इसलिए यूज करते हैं, बस। अब कभी सवाल आएगा तो आपको पूरी स्टोरी याद आएगी, आप रिलेट करना तो सीखो, आप रिलेट नहीं कर पाते अभी।
फैक्ट नहीं याद होते, फैक्ट तो याद ही करने पड़ेंगे, वो तो मेमोराइज करने पड़ेंगे। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ये जो मेथड है, जैसे देखो हमने अभी क्या पढ़ा, ये प्लान पढ़ा, लर्निंग प्लान पढ़ा, एक बाला है, इसमें क्या होता है, विद्यालय भवन को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग करना, दीवारें फर्श सीढ़ियों को शैक्षिक उपयोग के लिए यूज करना। जैसे देखो बिल्डिंगों में तुमने बना दिया, दो एकम दो, ओ दो दुनी चार, दो त्याई छह, पूरा लिख दिया, बच्चे वहां से सीख रहे हैं, है ना, बच्चा ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से सीख रहा है, ये सारी चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो आज इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो कि आगे रिलेट करके हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, मस्ती के साथ हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीटेट के लिए प्रैक्टिस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।